जो आप लेबल देते हैं बच्चा उसको नहीं बियर कर पाता और वो उसी लेबल के अंदर जिंदा रहना शुरू हो जाता है, फिर वो वही बिहेवियर थ्रो करता है। आजकल के पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों के मॉडल्स नहीं बन सके हैं, तो उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, अपील करती है, वो बिल्कुल उसी तर्ज से बोलना शुरू कर देते हैं, उसी तर्ज का एटीट्यूड अपने घर में भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूर देखें कि हम बच्चों को दिखा क्या रहे हैं। स्क्रीन का अब हम इसको पूरी तरह से माइनस नहीं कर सकते, स्क्रीन माइनस नहीं हो सकती, लेकिन इसके कुछ प्रोटोकॉल ज़रूर हो सकते हैं जो साइंटिफिकली भी हमें हेल्प करें और हमें हमें न्यूरो साइंस जो उसके सपोर्ट करती है उसके रू से भी हमें हेल्प मिले, इस्लाम की गाइडेंस भी हमारी ना छूटे। व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप देन देयर इज़ अ रिस्पॉन्स। जितना अच्छा ताल्लुक होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे वो मदर के साथ हो, चाहे वो किसी उस्ताद के साथ हो। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे लॉन्ग टर्म नुकसान ना करें। अगर आप उसको 10 साल का हुआ है और पहले दिन ही आपने जो है उसको फैंटी लगाना शुरू कर दिया कि नमाज पढ़नी तुम पे फ़र्ज़ है और तुम तो पढ़ोगे, मतलब मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ तुमने नमाज ज़रूर पढ़नी है। जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी, आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 5th एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो एज पीरियड है वो ये है कि 7 to 12 ईयर्स प्री टीन्स की जो एज है वो कैसी चैलेंजिंग होती है। हम तो ये समझते हैं कि शायद बस ठीक है, कुछ चीज़ें देख लें, कुछ इग्नोर कर दें, लेकिन काफ़ी सेंसिटिव एज है। हमारे साथ फसीहा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं वरहमतुल्लाहि आप फसीहा? वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाहु खैर एवरी टाइम जॉइनिंग अस एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है फसीहा कि हम ऐसी बातों को डिस्कस भी करने की कोशिश करें जो कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो नहीं इग्नोर कर देते हैं या वो ऐसी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं पाते। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आपने देखा फसीहा कि 7 to 12 ईयर्स इंशाल्लाह एज हम इसकी डिस्कस करेंगे और हमारे वही कंपोनेंट्स हमारे वही हैं इंशाल्लाह कि हमारा माइंड, हार्ट, बॉडी एंड सोल किस तरह के साथ हम लेके चल सकते हैं। आ जाते हैं फसीहा, सबसे पहले अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं, माइंड की बात पे हम लेकर आते हैं। फसीहा क्या ख्याल है आपका, ये एज जो है 7 to 12 ईयर्स, बच्चा निकल आया केजीज वगैरह में से, थोड़ा बड़ा हो गया, बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस एज के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों में कंपैरिजन का एक एलिमेंट आने लग जाता है। वो घर में भी होता है क्योंकि बच्चा अब सोशल हो रहा है, तो वो बाहर भी होता है उसके साथ। तो ये कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन और बैड कंपैरिजन, इसके बारे में कुछ बात करें, किस तरह हम बच्चों से बात कर सकते हैं इस सिलसिले की? बिल्कुल। देखें शाज़िया आपा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि प्री टीन्स बाय इटसेल्फ इज़ समथिंग जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशल मैं कहती हूँ टाइम पीरियड है। इसमें आगे आने वाली पूरी शनाख्त फॉर्म होती है। अब होता ये है कि जब बच्चा 7 से 12 ईयर ओल्ड होता है ना, तो उस टाइम पीरियड में वो अपनी शनाख्त बनाना शुरू करता है। वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है और वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, और उस सारे फेज़ के लिए वो अब सब चीज़ों को देखता है और जाँचता है कि कौन किस तरह का दिखना चाहता है, कौन कैसा लगता है, ये चीज़ कैसी लगेगी, ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, वो अपनी सेंस पे चीज़ों को परखता है, जिसकी वजह से उसमें कंपैरिज़न आता है। अब जब हम बात करें कि हेल्दी कंपैरिज़न क्या होगा और एक अनहेल्दी कंपैरिज़न क्या होगा, देखिए वो कंपैरिज़न जो बच्चे को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी बनाने में, तो वो एक हेल्दी कंपैरिज़न है। और ये कहाँ से आता है? डेफ़िनेटली इसका एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो पेरेंट्स देमसेल्व्स हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना कि तुम उस जैसे हो जाओ, फलाँ का बच्चा ऐसा है, बच्चे तो ऐसे होने चाहिए। सो हम एक उनको एक आउटसोर्स कर रहे होते हैं कि अच्छा ये बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी और के हैं। अब बच्चा इसको जो है वो किस तरीके से परसीव करता है, ये हमारी वो अपब्रिंगिंग है जो हमने 7 साल तक की उम्र में की है, कि वो उसको पॉज़िटिवली लेगा या उसको नेगेटिवली लेगा। लेकिन बच्चा खुद एक आइडेंटिटी फ़ॉर्म करना चाहता है और ये वो अपना राइट समझता है, को कि हर बच्चे का राइट है भी कि वो एक आइडेंटिटी फ़ॉर्म करे। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मदर्स को और फादर्स को अपने हर बच्चे को, ये नहीं कि बच्चा जब तक टॉडलर था प्यार किया, 7 से 12 साल की उम्र में हुआ तो कोई हग नहीं, कोई हाथ नहीं लगाना। बच्चों के साथ रहें और देखें कि वो अपनी सोच को किस तरीके से फ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि यही फ़ॉर्मेशन आगे उनकी कंप्लीट आइडेंटिटी बनेगी। ठीक हो गया। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूँ फसीहा कि देखें, ये आपने बात की कि हेल्दी कंपैरिजन जो हमने अभी पूछा और अनहेल्दी कंपैरिजन।
हम ये भी तो देखते हैं कि बच्चों का इसी एज में आके कुछ कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है। और क्या आपको लगता है कि क्या कंपैरिजन अगर अनहेल्दी है, या जैसे आपने कहा कि एक दूसरी पर्सनालिटी को किसी की भी हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं, हम्म। ऐसा ही शुरू हो जाता है। हम्म। तो ये बच्चे कॉन्फिडेंस क्यों लूज करने लग जाते हैं? इसकी क्या रीजंस होती है और क्या करना चाहिए पेरेंट्स को इस सिलसिले में? देखिए, कॉन्फिडेंस लूज करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है। हम्म। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट जब डैमेज होगी तो बच्चे का अपना जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग सेल्फ है ना, वो सबसे पहले गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस लो कर जाता है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो वो ये बात है कि एक बच्चा अपना कॉन्फिडेंस अपने आउटसाइड की जो नॉइजेज हैं उनसे ज़रूर सपोर्ट लेता है, कि उसके बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उससे किस तरीके से बात की जा रही है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और ये वो एज है जिसमें बच्चा खुद भी एक स्ट्रगल कर रहा होता है टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या, वो हम्म। कैसे सोचना चाहता है, हम्म। उसकी बॉडी में तब्दीली आ रही होती है। हम्म। अब एक बच्चा और बच्ची, क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे जाके इनको सेपरेटली भी देखेंगे, जी, लड़के और इंशाल्लाह। लड़की को। बिल्कुल। लेकिन जब बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं तो बच्चे अपने आप को लेके बाय देमसेल्व्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और उसी ड्यूरेशन में अगर आप बच्चे को जो है डिफरेंट और गलत लेबल्स दें या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या सेल्फ स्टीम को डैमेज करें तो उसके रिजल्ट में बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होता है। तो इस एज ग्रुप में उनको आपके साथ की ज़रूरत है, उनको आपके ताल्लुक की ज़रूरत है। ताल्लुक मिलेगा, कॉन्फिडेंस उनका नर्चर होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह ने उनको पैदा किया है। ये हम है जो उनका कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें उसको नर्चर करना है, ना कि हमने उसको ख़त्म करना है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है कि उनके कॉन्फिडेंस को नर्चर करना है। और अगर ये कॉन्फिडेंस आज लूज हो गया तो ये डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अगली जो एज आ रही है उसमें इसको रीगेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज़ हम देखते हैं फसिया, इस एज के अंदर वो क्या है कि वो स्टडीज़ अवॉइड करते हैं बच्चे। ठीक है, शुरू में तो होता है, चले बच्चे को प्यार प्यार से हम लगे भी होते हैं, आगे चैलेंजेस आ जाते हैं पेरेंट्स को। अब जैसे हमारे कोर्सेज हैं, हम पाकिस्तान में जैसे हम बच्चों को देख रहे होते हैं, जी बच्चे के वजन से ज़्यादा तो उसके बैग का वजन होता है। तो उसमें ये है कि फिर अब बच्चा जो है वो शुरू में तो सब ठीक था, बड़े प्यारे प्यारे से ग्रेड्स आ रहे थे, बड़े पेरेंट्स खुश थे उनकी रिपोर्ट कार्ड्स को देख देख के। जैसे जैसे पढ़ाई डिफिकल्ट हुई, उधर से माँ बाप का प्रेशर बढ़ा, उधर से बच्चे ने कहा कि अल्लाह हाफिज मैं छोड़ता हूँ। तो ये पढ़ाई में भी बड़े बच्चा एकदम से जो है ना वो पीछे आने लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें हमारा एक ये जो प्री टीन का एज ग्रुप है ना, ये बड़ा क्रूशल है। जी। इसमें हम क्लासरूम्स में, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि 7 क्लास तक तो हर बच्चा A+ 7 ईयर्स तक बच्चा ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो इस एज जोन से बाहर आता है तो वो ग्रेडिंग्स जो हैं वो नीचे के ग्रेड ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, बच्चे फेल होना शुरू हो जाते हैं। और जो पहले का जो A+ लेते थे और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा, वो एकदम से क्रैक हो गया है। जी। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो ये कि देखें, अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा अब ग्रो कर रहा है, उसकी अपनी नीड्स हैं। पहले जो आप उसको इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी करते रहे हैं वो उसके उस एज ग्रुप के मुताबिक थी। पेरेंट्स उसमें फुली इक्विप्ड होते हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, हम अपना साथ भी उनको देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं और क्लास 1, 2, 3 से निकलना शुरू होते हैं तो पेरेंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आए थे कि हमें ज़्यादा नंबर चाहिए। बिल्कुल हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चे को मॉरली गिरा देती हैं। सही बात, नंबर्स गेम है बस। बिल्कुल। और यहाँ पे आके ना इस एज ग्रुप में बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के पीछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ पसंद और नापसंद आ जाती है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नापसंद है। और अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंट्स बच्चों की पसंद और नापसंद को बहुत, मतलब हम इसको समझते ही नहीं कि मसला है। हमने इसको मसला ही नहीं समझा सही हुआ। बात है। हमारे नज़दीक हमें सब सब्जेक्ट्स में इक्वल ग्रेड्स या चाहिए। हमें कौन सी चीज पसंद है उसमें हम बच्चों की पसंद डालना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि जैसे उनका जो रिजल्ट कार्ड है ना वो मेरी पसंद के बिल्कुल। मुताबिक हो। जी। बच्चे के सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे होंगे और ये आप समझें कि एक नेचुरल फिनोमेना है। आपने उनको हेल्दी वे में हेल्प करना है। जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले क्वेश्चन करें। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों की नज़र में टीचर की रिस्पेक्ट ख़राब करें, लेकिन बच्चों की टीचर्स के साथ कनेक्शन में आएँ, देखें कि बच्चे को उस सब्जेक्ट में कौन सी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चे जिस तरह 7 to 12 एक प्री टीन का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बच्चों की फेवरेटिज्म भी बढ़ती है, टीचर्स की तरफ भी, सब्जेक्ट्स की तरफ भी, एटीट्यूड्स की तरफ भी। और वो हर एक से कंपैशन
अटेन करना चाहते हैं। हम्म लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने वो एक कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे हम्म उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा कीमती है, रिजल्ट सेकेंडरी है। सही बात है। कोशिश करें कि बच्चा महफूज रहे, रिजल्ट हम्म आपका ऊपर नीचे भी होता है सही बात तो इट्स नॉट ए बिग डील। उसे एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल। सीखें। सोशल में अपने सोशल जो सर्कल है उसके अंदर उनकी कोई बड़ी शाइनी किस्म की रिपोर्ट कार्ड्स दिखा देना थोड़ी देर के लिए और बच्चे को बेहाल कर देना, मेरे ख्याल से काफी बड़ी ज्यादती है ये वाली। बिल्कुल सही कहा आपने फसिया, ये लेकिन मसला आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है इस एज में आके कुछ, और खास तौर पे जो आपके बच्चे, मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बात करूंगी, आप अपने दूसरे तीसरे बच्चे की दफा बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं, आपको थोड़ी सी अकल भी आ जाती है और उन बच्चों के ऊपर आप इस तरह नहीं करते। लेकिन जिन माओ के बिल्कुल पहला या दूसरा बच्चा होता है ना, वो तो उन्हें उन्हें छोड़ते ही नहीं है, उन्हें बेहाल कर देते हैं इस सिलसिले के साथ। उन्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। अब आते हैं हार्ट की तरफ। ये जो चीज़ है इस एज के में फसीहा, हम देखते हैं कि बच्चों के इमोशंस और सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, मूड स्विंग्स जिनको आप कह सकते हैं। अभी इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो रहे हैं, कभी जो है ना वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये चीज़ें इन बच्चों के अंदर आने लग जाती हैं। इस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे? क्या देखते हैं, क्या क्या किस किस किस्म की स्विंग्स आती हैं उनके मूड में? बिल्कुल, बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये उनके बिहेवियर्स होते हैं। और जितने भी बिहेवियर्स हैं ना, वो किसी कोर इमोशन की वजह से बाहर आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बज़ाहिरी तौर पे जो है उनके बिहेवियर्स को तो देखते हैं कि इसमें क्या बिहेवियर थ्रो किया, ये इस तरह से बात कर रहा है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो पेरेंट्स की जो असल नीड है ना, वो ये कि हम ये देखें कि उसके कौन से इमोशंस आजकल सरफेस पे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या बन रही है। और जब तक हम ताल्लुक में नहीं आएंगे, हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। क्योंकि ये वो एज है जिसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा बुली बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पीयर प्रेशर के अंदर आके, इन्फ्लुएंस में आके बच्चे गलत काम इस एज ग्रुप में करते हैं। एग्जैक्टली। इस एज ग्रुप का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा बहुत क्रूशल है, इसीलिए हमने इसको स्पेसिफिकली एक अलग से एपिसोड रखा है कि हम अंडरस्टैंड करें कि इस एज ग्रुप में दे नीड अंडरस्टैंडिंग। उनको लेबल नहीं चाहिए इस एज में। उनको ये नहीं चाहिए कि उनको कोई कहे कि अच्छा ये तो बहुत गुस्सीला है, ये तो बहुत मीसना है, ये तो बहुत गुन्ना है, ये तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत जो है वो शातिर बच्चा है। और इस एज ग्रुप में लेबल हम सबसे ज्यादा देते हैं। जो आप लेबल देते हैं, बच्चा उसको नहीं बियर कर पाता और वो उसी लेबल के अंदर जिंदा रहना शुरू हो जाता है। फिर वो वही बिहेवियर थ्रो करता है। और इस एज ग्रुप में क्योंकि जब हम बात नहीं करते, जब बात नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ जज्बात से ही बात होगी। सही। मामा भी चीखेंगी, बाबा भी चीखेंगे, बच्चा भी शाउट करेगा। तो इसलिए कोशिश करें ज़बान वाला काम करें, हाथों वाला काम ना करें। मार पीट से, बच्चे को गालियां देने से, उसको गलत अलकाबात से नवाजने से बच्चा नहीं बदलेगा, बल्कि उसकी अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सही। तो ये जो एटीट्यूड्स बच्चे दिखाते हैं, फिर कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का, कभी जो है ना वो बात सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं इन सब चीज़ों के, जो कि बिल्कुल। अभी आप इस बात का जिक्र कर और रहे हैं। एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि बच्चे इस एज ग्रुप में ना बहुत सारा कंटेंट भी देख रहे होते हैं और हम पेरेंट्स ही उनको दिखा रहे होते हैं, मूवीज़ दिखा रहे होते हैं, सीजन्स दिखा रहे होते हैं, कार्टून से आगे की बात हो जाती है। तो बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना, तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करें, वो उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द लैक ऑफ मॉडल्स। आजकल के पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों के मॉडल्स नहीं बन सके हैं। तो उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, अपील करती है, वो बिल्कुल उसी तर्ज से बोलना शुरू कर देते हैं, उसी तर्ज का एटीट्यूड अपने घर में भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूर देखें कि हम बच्चों को दिखा क्या रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो एटीट्यूड लेकर आते हैं और थोड़ा सा दरगुजर करना भी सीखना पड़ेगा बीइंग ए पेरेंट। सही सही। तो ये जो इन बातों का तो सबका रिजल्ट हुआ कि चाहे वो आपका बच्चा इमोशंस में सेंसिटिविटी दिखा रहा है या कोई बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है या एंगर दिखा रहा है, तो फिर बात वही आगे। सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि बच्चे का जो सर्कल है ना, वो क्योंकि सोशल सर्कल बाहर, अगर घर से इतनी अटेंशन नहीं मिल रही तो बाहर से ज्यादा अटेंशन सीख करता है इसी वजह के साथ। और अगर आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, पीरियड है, तो जो कुछ बाहर दिखाया जा रहा है या उसके कोई को फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर घर की अटेंशन नहीं है तो बच्चा डेफिनेटली उसको लेकर अपने साथ भी आएगा और अपने घर में भी आएगा और वो चीजें देखना भी चाहेगा। बिल्कुल सही बात है फसीहा। ये जो है ना मैटर्स जो हैं ये वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शायद हमें लगता है कि ये चीजें ना ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं,
मतलब अगर हमारा बच्चा अगर नहीं देखेगा या नहीं उस तरह के साथ करेगा तो शायद वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, हमने बहुत कुछ सुनते हैं जी, अच्छा उनके पास ऐसा है, ये है, हम तो ये करते हैं। तो हम देखा देखी भी अपने बच्चों को उन चीज़ों पे लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, और अगर शायद हमारा बच्चा नहीं करेगा तो बहुत सारा नॉलेज है जो वो मिस कर देगा। अच्छा, अब बात करते हैं फसीहा बॉडी को लेकर आते हैं। आप इंशाल्लाह इसमें हम लोग जो बॉडी चेंजिंग्स हैं इस एज में, जो प्यूबर्टी का पीरियड है बड़ा सेंसिटिव पीरियड है, इंशाल्लाह इसके लिए हम एक अलहदा एपिसोड करेंगे और गर्ल्स और बॉयज़ को अलहदा लेके डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स को गाइडलाइन भी देंगे। फिलहाल में हम लोग इसको एक जनरल, मैंने आपको जैसे कहा था, हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा, अब हमने पिछली अपनी जो बात की हार्ट में, कि बच्चे इन्फ्लुएंस कहाँ से लेकर आते हैं, उनका दिल क्या करता है देखने को, क्या चीज़ उन्हें अट्रैक्टिव कर रही होती है। अब अगर इस चीज़ को हम ये देखें कि ये स्क्रीन टाइम, ये जो हम बच्चों को आजकल दे रहे होते हैं, ये इसका जो है ना वो हर बच्चे के पास एक अपना गैजेट है। ठीक है, और वही बात कि जो पहले जैसे मैंने की थी, ये कंपैरिजन भी बहुत है, बच्चों को भी है और माँ बाप को भी है। अच्छा चलें, अब उनके पास है तो ये भी बच्चे कहेंगे हमें क्यों नहीं लेके दिया। तो इसका जो इतना ट्रेंड है, ये क्या फायदेमंद है या ये किस हद तक नुकसानदेह है? देखिए मैं इसमें ना, मैं किसी भी सोच और पेरेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ और सबको, कि हमें ना अपनी सोच को ना बैलेंस रखना सीखना है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और अगर मैं इसको आंसर करना चाहूँ ना, तो पहले मैं सब पेरेंट्स को और सुनने वालों को एक फ्रेम ज़रूर देना चाहती हूँ। इस पॉइंट इन टाइम पे व्हेन वी आर इन 2026, हम किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज्म को अपनी सोच में पेनिट्रेट नहीं करने दे सकते। या तो मैं, देखिए पोलराइजेशन है ना, कि या तो मैं कह दूं कि अच्छा बच्चों के लिए गैजेट हराम है, ना। या मैं कह दूं कि नहीं बच्चों को तो गैजेट्स आप खुले दे दें। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम लोग एक बैलेंस वे में सोचने की कोशिश करें कि इस पॉइंट इन टाइम पे व्हेन आई एम इन 21st सेंचुरी, और ये 2026 है, क्या इस एज में मैं बच्चों को बिल्कुल गैजेट्स दूं ही ना, उनको कोई एक्सपोजर ही ना हो, ताकि जब वो 17-18 साल के हों तो अचानक उनके ऊपर एक नई दुनिया खुले। ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे हर वक्त एक स्क्रीन के साथ एडिक्टेड होके बैठे रहें। अब मुझे इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। सही। ओवर यूज किसी भी चीज का, आप पानी भी ज्यादा पियेंगे ना, वो भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो बिल्कुल। जाएगा। और अगर आप ज्यादा चाय या कॉफी भी ज्यादा कर देते ना एक लिमिट से, तो आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। स्क्रीन का अब हम इसको पूरी तरह से माइनस नहीं कर सकते, स्क्रीन माइनस नहीं हो सकती, लेकिन इसके कुछ प्रोटोकॉल जरूर हो सकते हैं जो साइंटिफिकली भी हमें हेल्प करें, और हमें हमें न्यूरो साइंस जो उसके सपोर्ट करती है उसके रू से भी हमें हेल्प मिले, इस्लाम की गाइडेंस भी हमारी ना छूटे। अब उस बैलेंस वे में आप ये देखें ना कि मुझे 5 साल या 7 साल तक के बच्चे को एक अलग से आईपैड देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो पर्सनल ये ख्याल है कि जब तक बच्चा 7 इयर्स का नहीं होता तो दे नीड यू मोर देन द स्क्रीन्स, और स्क्रीन से ज्यादा ग्रीन टाइम बच्चे की खास अहमियत उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। ठीक है, अब ओवर यूज ऑफ स्क्रीन बच्चों के अंदर एक एडिक्शन पैदा करता है। ठीक है, और वो बच्चों के अंदर सिर्फ एक एडिक्शन पैदा नहीं करता, उसके ओवर यूज की वजह से बच्चों के इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ज्यादा ब्लू लाइट का इस्तेमाल बच्चे को इमोशनली और ज्यादा हिजानी कर देता है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर इमोशनल ब्रस्ट आप जिसको कहते हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर तो मैं एक चीज हद से ज्यादा दे रहा हूँ ना, तो वो कल को मेरे लिए नुकसानदेह है, मतलब बच्चे के साथ साथ ये पेरेंट का नुकसान है। क्योंकि हम अब क्या शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे कमरों से बाहर नहीं आते, मेरा बच्चा 10 साल का है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता और वो स्क्रीन के साथ रहता है। तो स्क्रीन दी किसने है? इंटरनेट का पैकेज घर में लगा के उसके लॉगिन्स दिए किसने थे? सो यू आर द वन। अच्छा, अब आप उनको बिगाड़ने के लिए हर दर्जा कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपने उनको एक रोबोट समझा है कि अगर मैं उसमें पढ़ाई का जो है वो स्विच ऑन करूंगा तो पढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर मैं उसको टैब दे देता हूँ या कंप्यूटर का स्विच ऑन करता हूँ तो वो गेम्स खेलना शुरू कर देगा, फिर मैं उसमें मोरालिटी का स्विच ऑन करूंगा तो एकदम से मॉरल बीइंग बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें एक मुकम्मल इंसान चाहिए ना, तो मुकम्मल नशोनुमा चाहिए। तो पेरेंट्स को बाय देम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि अगर मैं किसी चीज का ओवर एक्सपोजर दे रहा हूँ तो उसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। इसमें बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का कसूर है। बच्चे 7 साल की उम्र में किसी भी शॉप में जाके अपने पैसों से टैब्स नहीं खरीद सकते, वो नहीं कमाते।
ये बात हमें समझनी है और इसको मानना है। इसको मानना सबसे सही, मुश्किल है। बिल्कुल, मानना सबसे मुश्किल है। लेकिन देख लेना, अगर एक वी बीइंग मॉम्स टू ना, तो अपनी देखिए, इस्लाह तभी होती है जब अपनी गलती का उसको माना जाए, ठीक है, अपनी गलती को एडमिट किया जाए। बिल्कुल। अब हम अगर अगर माओ को खुद से भी चाहिए वो स्क्रीन टाइम, और वही जो चाहिए, तो फिर वो अपने स्क्रीन टाइम को अवेल करने के लिए तो फिर बच्चों को भी लगाएंगी, तो फिर वो होगा। तो देखिए, क्या लगता है आपको फसिया कि आजकल के जो 7 ईयर्स तक तो हम परेशान थे, ये बच्चा जो है ना बैठता नहीं है, ठीक है ना, ये कभी इधर उछल कूद, कभी उधर उछल कूद, घर की चीजें जगह पे नहीं रहती हैं, और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि ये उठता नहीं है, बच्चे लेजी हो गए, ठीक है, लेस एक्टिव हो गए, सुस्त हो गए, तो ये भी इन्हीं से रिलेट करती हैं ना चीजें ये। बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपसे एक सवाल इस तरह के साथ करना चाहूँ, अगर फसीहा, कि आपको क्या लगता है, ये इस एज में एक पेरेंट्स जो हैं, स्पेसिफिकली माँ, कैसे डिसिप्लिन करे फिर बच्चे को विदाउट शाउटिंग एंड विदाउट क्रिएटिंग मेस इन द हाउस? ये तो मतलब मैं कहती हूँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का, कि शाउटिंग हमें वाहिद हल लगती है अपने बच्चे को समझाने का। देखें, अगर चीखो पुकार से सारी दुनिया सीधी होती, तो हर जुम्मे को इतने खुतबे होते हैं, तो सारी दुनिया बिल्कुल एक तमीज़दार पाकिस्तान हमें नज़र आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा वाज से या बैठ के एक लंबा सारा लेक्चर देने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। ये मेरा मानना है कि व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप देन देयर इज़ अ रिस्पॉन्स। जितना अच्छा ताल्लुक होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे वो मदर के साथ हो, चाहे वो किसी उस्ताद के साथ हो। वन कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इनिशिएटिव्स हैं थोड़े से जो कि हमें लेने होते हैं। बात करते हैं, अगर अगर हम लोग अपनी ये जो रूह है हमारी, उसको उसको नरिश करना, उसको हमने कहा था कि बहुत शुरू से ही हमारी बेस बन जाती है। अब बात ये कि 7 साल की उम्र में तो एक कंपल्शन है, जैसे हमारे नबी ने भी कहा है कि, क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है कि उनको नमाज अपने साथ पढ़ाना शुरू कर दो, उनको नमाज सिखाओ उनको। इसका मतलब है कि ये वो वाली एज है कि जिसमें आप अपनी सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्या आप एडवाइस का आपको लगता है कि पेरेंट्स को इस वक्त हम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, उन्होंने खुद से तो ये सब कुछ अपने आप से तो नहीं पकड़ के करना शुरू कर देना, कि इस वक्त के ऊपर आप एक सोल की नरिशमेंट किस तरह शुरू करें? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जिसमें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बच्चों की शुरू हो जाती है। जी। और यहाँ से उसको एक कहते हैं ना स्पार्क ज़रूर मिल जाता है, बिफोर 12 ईयर या अंडर 12 ईयर में उनको एक स्पार्क मिलता है, एक अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हराम चीज़ों से दूरी, के बच्चे खुद बताते हैं कि अच्छा झूठ बोलना सही बात नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस एज ग्रुप में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बेस बनती हैं। और इसके लिए अब जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, वो ये है कि बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ही नहीं है। और हमारा क्वेश्चन ये होता है कि देखिए, मेरा बच्चा तो 12 साल का हो गया लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा 10 साल का हो गया लेकिन नमाज के करीब नहीं जाता, बहुत डांटना पड़ता है, बहुत बातें करनी पड़ती हैं, मारना पड़ता है, फिर जाके एक नमाज पढ़ता है। देखिए, इसीलिए नमाज के लिए अगर हम देखें तो हमें 7 से 10 साल तक उसको हिदायत करने का, उसको एक मॉडल बन के दिखाने का एक टाइम पीरियड दिया गया है ना। तो 10 साल से नमाज फ़र्ज़ हुई है, इट मीन्स हमें 3 इयर्स प्रिपरेशन के मिले थे। अब इन केस आपने 3 इयर्स प्रिपरेशन के वेस्ट कर दिए और आपने उसमें एफ़र्ट नहीं की, अभी भी नाउमीदी नहीं है, अभी भी आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश आप कैसे करेंगे? देखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स को अपने दिमाग में रखें। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे लॉन्ग टर्म नुकसान ना करें। अगर आप उसको 10 साल का हुआ है और पहले दिन ही आपने जो है उसको फैंटी लगाना शुरू कर दिया कि नमाज पढ़नी तुम पे फ़र्ज़ है और तुम तो पढ़ोगे, मतलब मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ तुमने नमाज ज़रूर पढ़नी है, ठीक है? और आप उसको मार रहे हैं, तो आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म में आप उसको दीन से दूरी का पहला स्पार्क दे रहे हैं कि ये नमाज ऐसी चीज़ है जिसके पीछे मुझे मार लग रही है। तो दीन को ना बच्चों को हमेशा अल्लाह के ताल्लुक के साथ सिखाया जाता है। अगर तो आपका बच्चा अब 10 साल का हो गया और 12 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से दूरी की इख्तियार उसने कर ली है, तो सबसे पहले उसके साथ अल्लाह का ताल्लुक बिल्ड करें, उसको अल्लाह की पहचान करवाएं, उसको अपने मॉडल से साबित करें कि आप वो माँ हैं जो उसके बचपन से लेकर इस उम्र तक जैसे ही नमाज होती है आप हेस्ट करती हैं टूवर्ड्स वुजू, टूवर्ड्स नमाज। और बच्चा जब ये चीज़ देखता है कि अच्छा कोई कुछ तो खास है ना, कि मेरी माँ मुझे भी छोड़ के नमाज पे खड़ी हो जाती है,
सारे काम करती करती एकदम से सब कुछ बंद करती हैं और नमाज पढ़ने चली जाती हैं, इट मीन देयर इज समथिंग। इसीलिए हम पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों के मॉडल पेरेंट्स बने, क्योंकि बच्चे आंखों से सुनते हैं, बच्चे कानों से नहीं सुनते। सही बात है। सो अब अगर बच्चा 12 साल का हो गया, रिलेशनशिप को मेंट करना शुरू करें, रिलेशनशिप बेहतर करें, उसको अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि देखें ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि अगर हमारा अल्लाह से ताल्लुक अच्छा होता है तभी तो हमारा रिस्पॉन्स अल्लाह की तरफ अच्छा होता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। ताल्लुक की बुनियाद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को लॉन्ग रन को देखें, लॉन्ग टर्म गोल को देखें, शॉर्ट टर्म के पीछे बच्चों को लॉन्ग रन में नुकसान ना दें। दूरंदेशी इसी को कहते हैं। हमारे बड़े इसीलिए जो है वो बड़े कहलाते थे कि जब कोई ऐसा मौका होता था तो वो फ़ौरन हेस्ट नहीं करते थे, सब्र और बर्दाश्त से, तहम्मुल से चीज़ों को आगे जाने देते थे। सही बात है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते थे कि हमारे दिल राग़िब हो जाते थे सही काम की तरफ। एग्जैक्टली, सही बात। तो हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, अपनी गलतियों पे ज़रूर नादिम होना चाहिए कि हाँ मैंने उसको, देखें अब मैंने उसको स्कूल में फंसाया, फिर मैंने उसको ट्यूशन फंसाया, फिर मैंने उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में फंसाया, फिर मैंने उसको बाकी सब टाइम के लिए स्क्रीन दे दी, मैंने उसको टाइम नहीं दिया कि स्पिरिचुअली ज़रा सी भी कुछ भी चीज़ स्पार्क करती। तो दिस इज समथिंग जो हमें सोचने की ज़रूरत है। डेफिनेटली। और देखिए ना फसिया, हमारे यहाँ मतलब ये समझा जाता है कि एक सोल को नरिश करने के लिए ना बस एक कारी साहब बहुत हैं। ठीक है, कारी साहब आए हैं, कारी साहब ने 10 मिनट घर में दिए हैं, 15 मिनट घर में दिए हैं, कुरान को बस उन्होंने जिस तरह के साथ उन्होंने पढ़ा दिया और बस बाकी की ड्यूटी हमारी ख़त्म हो गई। आपकी बात से बात करते हुए मैं ये सोच रही थी कि देखिए फसिया, क्या है, एक तरफ हम घर में बच्चों को चाह रहे हैं कि उनकी सोल नरिश हो, या हमने अगर उनको सपोज फैंटी भी जैसे बात हो रही थी लगा दी, दूसरी तरफ वही स्कूल में जाके हम उनको जो है ना वो बच्चे मना रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के दिन मना रहे हैं, जिसमें कि आप स्पेशली अब आप ये देखिए कि आजकल कितना ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है कि जैसे क्रिसमस आ रहा है तो बच्चों को उस तरह के कॉस्ट्यूम्स बनाए जा रहे हैं। तो हमारे अंदर तो अपने अंदर ही कन्फ्यूजन्स हैं, पेरेंट्स के अपने अंदर ही कन्फ्यूजन है कि इनको बच्चों को चलाना किस तरफ से है। आप एक बच्चे को ये तो बताएं कि घर पे आप उसको क्या दर्स क्या दे रहे हैं, फिर स्कूल भी हमें वही चाहिए कि जो कहता है कि सब जायज़ है। यही बात होगी ना। तो इसके मतलब आपका क्या ख्याल है, पेरेंट्स को अपना विजन किस तरह का रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन, कि एक तरफ बच्चे को एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाके बच्चा वही कह रहे हैं कि जी आज ये वाला डे मनाया जाएगा, आप बच्चे को ये वाले कॉस्ट्यूम्स लेके भेज दें। ठीक है, इसके मतलब क्या ख्याल है आप? इवन आप ये देखिए कि अभी हॉलोवीन वगैरह की हम लोग तभी बात कर रहे थे कि वो तक अब स्कूल्स के अंदर एक रवाज हो गया। तो बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चे को तो नहीं पता है कि ये किसकी रवायत है, हम ये किसका मना रहे हैं। वो तो जब बड़ा होगा तो यही देख रहा है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें एज ए होल, एज ए इंडिविजुअल इन सब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई क्रिश्चियन है वो क्रिसमस मनाए, अगर कोई हॉलोवीन का फॉलोअर है वो हॉलोवीन जो मनाना चाहता है, जो जिस चीज़ का फॉलोअर है वो कर रहा है। लेकिन रिस्पेक्टिंग एनीवन डजंट मीन यू नीड टू एक्सेप्ट देम। ये ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको उनको फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, उनको बताएं कि भाई हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, और ये बेसिक बुनियाद तो बच्चे की घर से आ रही है ना। और जब घर में ही कोई वैल्यू बिल्ड नहीं हुई तो फिर बिल्ड बाहर से ही होगी। जब आप रोल नहीं प्ले करेंगे तो कोई और तो करेगा। सही बात। जब आप नहीं काम करेंगे तो किसी और ने तो अपनी जॉब पूरी करनी है। आपने अपनी जॉब करनी है, उन्होंने अपनी जॉब करनी है। जब हम कहते हैं कि भाई शैतानी चीज़ें हैं और लोग उनकी फॉलो करें, देखिए शैतान ने तो अपना काम करना है, आपने अपना काम किया? आपने नहीं किया। तो वो अपने काम कर रहे हैं, आपने अपनी जॉब पूरी नहीं की। फिर दूसरी चीज़ ये कि जितने भी रिलीजियस इवेंट्स बन जाते हैं, ये असल में एक मार्केट है ना। मतलब आपको एक ड्रेस सेल करना है, आपको उसके मर्चेंडीज सेल करने हैं, आपको उसकी डेकोरेशन सेल करनी है। सो यू आर नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ एनी इवेंट, यू आर द पार्ट ऑफ द मार्केट, जो मार्केट को नर्चर कर रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स की अपनी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को तो बड़ा नेक और सौले चाहते हैं, खुद हम चाहते हैं कि आंखें बंद करके रहें। तो अगर आप खुद सीधी डायरेक्शन में नहीं है तो बच्चों को जबरदस्ती ना करें। आपका पहला हक है जन्नत में जाना। ठीक है, तो आप ज़रा खुद पे कोशिश करें। दूसरी चीज़ है ये कि देखें, जहाँ तक बात है कि लोगों के इवेंट्स को फॉलो करना, इंसान किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करना चाहता है, ये उसकी एक नेचुरल अर्ज है।
तो जब आप अल्लाह को फॉलो नहीं करेंगे, किसी ना किसी जगह पे तो जाके आप फॉलो करेंगे। सही। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि मेरी दिल से फॉलोशिप क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अपने से सच बोलना पड़ेगा। वो तो थोड़ा सा कड़वा है, सारा गुस्सा हमारा अपने छोटे बच्चों पे निकल जाता है, लेकिन वो जो जिसको असल में देखना था उसको हमने फरामोश किया हुआ है। सो बीइंग ए पेरेंट वी आर इन अ टफ स्पॉट। सही बात है। इसमें मैं ये समझती हूँ, देखिए कि एक सोल की नरिशमेंट के लिए हमारे पास इतने खूबसूरत वाक़यात हैं, हमारे नबी की इतनी खूबसूरत एक ज़िंदगी है। अपने अपने रसूल से, अपने नबी से मोहब्बत करने के लिए हम पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सुना सकते हैं, उनके खूबसूरत वाक़यात सुना सकते हैं, अपने अम्बिया के वाक़यात सुना सकते हैं। उनका अपने रब से जो ताल्लुक़ था, वो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि वो, और फिर और ये नहीं था कि हाँ, अगर कोई ये कहे कि हाँ भाई, अगर आप ये देखें अम्बिया की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तकालीफ आई, अम्बिया की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई। मुश्किल आना, तकलीफ आना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल। ये एक जो है ना वो हम बच्चों को बिल्कुल बचपन से सिखाएं। और बात फिर वही आ जाती है, हम पहले अपने आप को समझा लें। हम क्यों, अगर एक बच्चे को एक चीज़ में हम डाल दें, तो बच्चा है ना, फिर उसको कैच करता है, उसके बाद एतराज़ भी हम करें कि ये ऐसा क्यों हो गया है। बिल्कुल। बिल्कुल। ज़ाकल्लाहु खैर फसीहा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बात तो ये इतनी होती है कि हम, मेरे ख़्याल से इसको करना चाहें तो इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन होती है, ज़ाहिर है टाइम हम इतना कंज़्यूम नहीं कर सकते। कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह, जैसे हमने पहले बात की, कि इस चीज़ को दोबारा से दूसरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ भी टच करें इंशाल्लाह।